मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल आज की चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलडी की तरफ से महासचिव मलूक नागर जी हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका भारती। बहुत स्वागत आप सभी का। हम चर्चा शुरू करेंगे। आज सबसे पहले चरण सिंह सापड़ा जी के पास आपको लेकर चलते हैं। सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से तो रिपोर्ट कार्ड सॉलिड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने रख दिया गया और कहा गया कि साहब असरदार दमदार सरकार जो मजबूत फैसले लेती है और आर्थिक अनुशासन जो देश में लेकर आई। तो फिर ऐसे में 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के सापड़ा साहब क्यों ना माना जाए, बताइए। देखिए रोमाना जी, मुझे एक पुरानी फिल्म की एक लाइन याद आ रही है, इसे अन्यथा मत लेना। मैं एक सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह से बोल रहा हूं। देखिए, एक अलबेला फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये इसी तरह से हमने ये 11 साल इस सरकार के देखे हैं। ये कहते हैं 11 साल बेमिसाल, लेकिन हम कहते हैं कि 11 साल का जो कार्यकाल है वो जुमले का कार्यकाल रहा है। और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा भी माहिर रहा और किस तरह से झूठ और फेक न्यूज़, ये तमाम सारी चीज़ें और ध्रुवीकरण भी इसमें 11 वर्षों में बहुत चला है। कुल मिलाकर के ये हुआ कि सरकार ने देश के लोकतंत्र को, अर्थव्यवस्था को और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है इसको जरूर आघात पहुंची है। हमने कई बार देखा, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां पर अपने लोगों को बिठा करके उसमें दल हित को प्राथमिकता दी गई, देश हित को पीछे छोड़ दिया गया। फिर ईडी, सीबीआई, आईटी इस तरह की संस्थाओं को कठपुतली बना करके विपक्ष की एक टारगेटेड चरित्र हनन जो है वो विपक्ष का करने का इन्होंने प्रयास किया है। अगर हम ध्रुवीकरण की तरफ आए तो हमने देखा कि कई बार इनके नेताओं ने, अब मैं नाम भी ले सकता हूं, रमेश बिदुरी से लेकर के अनुराग ठाकुर से लेकर के तमाम सारे लोग, प्रवेश वर्मा और गिरिराज सिंह तक, ये सभी गली से लेकर के दिल्ली तक के नेताओं ने खूब 11 वर्षों में ध्रुवीकरण किया। सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंची, हमारे दलितों को नुकसान हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार हुआ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ। तो कुल मिलाकर के 11 वर्षों में ये तमाम सारी चीजें हुई और हमने ये भी देखा कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके किस तरह से पक्ष तोड़े गए, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर या और जगह पर, और किस तरह से पीछे के दरवाजे से इन्होंने सरकारें भी तोड़ी। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 11 साल जो मैंने कहा कि नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, आप कह रहे हैं 11 साल नाम बड़े दर्शन छोटे, आप कह रहे हैं 11 साल सिर्फ और सिर्फ जुमलों की बहार। मैं प्रदीप भंडारी के पास चली हूँ। प्रदीप, ये जो लोकतंत्र, सामाजिक ताना बाना, जो मुद्दे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो जो रिपोर्ट कार्ड सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए, आपने इसकी मार्किंग हुई है या नहीं? अगर हुई है तो जरा जवाब दीजिए सापड़ा साहब। रुमाना जी, मैं पूरे शो में किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अनुराग भदौरिया और सापड़ा जी भी इंटरप्ट ना करें जब मैं तथ्य रखूं। देखिए, जिसने राष्ट्र को केवल शासन नहीं संकल्प और स्वाभिमान दिया वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। जिसने राजनीति को परसेप्शन से निकालकर परफॉर्मेंस पर खड़ा किया वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने देश को कभी नहीं होगा एटीट्यूड से हटाकर अब हो चुका है और सब कुछ मुमकिन है किया वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने सियासत को सेवा और सत्ता को संकल्प में बदला वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि करा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और जिसने विकसित भारत की नींव रखी वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कहते हैं तस्वीर जो होती है वो बयां करती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब पुल, कांग्रेस पार्टी 70 साल में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाए। देश का पहला फर्स्ट ऑटोमेटेड पोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीछे S-400 है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 26,000 करोड़ है, जो कांग्रेस शासन के अंदर 5,000 करोड़ नहीं था। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 1000 साल तक देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासनकाल के अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 500% ज्यादा फंड करा गया। यह द्वारका एक्सप्रेसवे की फोटो जो कांग्रेस पार्टी के सामने लंबित था। देश का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट तेजस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सवार करे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, और डिफेंस इंडियनाइजेशन में 60% से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स की उपयोगिता हुई और विमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इतने सालों से लंबित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में आई। बोगीबिल ब्रिज नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस पार्टी कनेक्ट नहीं कर पाई, 1990 के अंदर नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कंप्लीट किया। 55 करोड़ 10 मेरे को कंप्लीट करने दे, 55 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया आयुष्मान भारत के तहत। देश का सबसे बड़ा फॉर्मल टैक्स रिफॉर्म जीएसटी, जिसके अंदर 16 लाख करोड़ रुपए तक जो है इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में। ट्राइबल एलोकेशन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 4000 करोड़ था, जो अब बनकर 15000 करोड़ तक रह चुका है। इतनी सारे आप पन्ने लेकर आए यहाँ पर, अगर आप सारे पन्ने तो मैं तथ्यों पे मैं बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नहीं बात करी, ये एक तथ्य नहीं बता पाए क्योंकि इनके समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, हमारी तरफ टॉप 4 इकोनॉमी में आ चुकी है। इसलिए सापरा साल तथ्यों पे वीक है, इसलिए फिक्शन की बात करेंगे, गानों की बात करेंगे, बॉलीवुड गाने गाएंगे, ड्रामा करेंगे, पर तथ्य नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा सापरा जी आप ही के पास आ रही हूं। तो वो जुमलाबाजी यहां महादंगल में सापरा साहब कर रहे हैं क्या? क्योंकि प्रदीप भंडारी ने तो एक के बाद एक सबूतों के साथ, और वो तस्वीर वाले सबूत हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। आइए सापरा साहब जवाब दीजिए, क्योंकि आज जब 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के बताए जा रहे थे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उससे पहले जो यूपीए सरकार थी उसका हाल भी याद दिलाया कि कैसे तब तुष्टीकरण की नीति थी, कैसे तब अर्थव्यवस्था और सरकार सब आईसीयू में थी, कोई फैसले ही नहीं लिए जाते थे, एक तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बन चुकी थी। लेकिन आज के दौर में तस्वीर बदली हुई है और एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। सापरा साहब देखिए रोमाना जी, इन्होंने कहा कि हमने सारे वादे पूरे किए, ये तो जनता जानती है। 15 लाख रुपए तो शायद सभी के अकाउंट में आ गए। रोमाना जी, आपके भी अकाउंट में आ गए होंगे 15 लाख रुपए। 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष हम देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देने के बदले करोड़ों नौकरियां इन्होंने छीन ली है। पेपर लीक का मामला तो हर रोज हो रहा है, यानी जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उसके अंदर पेपर लीक का मामला तो होना ही होना है। महंगाई चरम पर पहुंची है, लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं है, सैलरी किसी की बढ़ी नहीं है, घरेलू बचत जो है वो कम होती गई है लोगों की। ये इन्हीं के आंकड़े, आरबीआई के आंकड़े हैं कि घरेलू बचत जो है वो कम होती गई है। तो जहां पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घरेलू बचत नहीं है, आपकी जीडीपी जो है वो 6.5 पर आकर के खड़ी हो जाती है, जो यूपीए के समय 8% तक होती थी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डावाडोल हो चुकी है, आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, आपका स्टार्टअप इंडिया और जितने भी इस तरह के नौटंकी थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सारा कुछ गिर चुका है। ये आप ही के आंकड़े बताते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जब हम देखते हैं तो इसीलिए कहते हैं 11 साल जुमला सरकार। ठीक है, आप अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं ना, आपने अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर 11 साल में एक के बाद एक सवाल दागे। इसका जवाब, हालांकि मैं बताती चलूं कि आज भी जेपी नड्डा की तरफ से इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आईएमएफ था जिसने ब्राइटेस्ट स्टार बताया था भारत की अर्थव्यवस्था को। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे घरेलू बचत हो, वो आरबीआई की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि साहब वो घट रहा है। 15 लाख रुपए कह रहे हैं, वो वादा किया था 2014 में आएंगे सबके खातों में, उसका क्या हुआ? और रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल। आइए देखिए रोमाना जी, मैं वापस से कहूंगा, मैं 2 फेक न्यूज इन्होंने जो फैलाई उसके तहत बताऊंगा कि पूरा इनका आर्ग्यूमेंट फिक्शन पे बेस्ड है। इन्होंने बोला महंगाई की बात, ये रहा इस वक्त का आज का रिटेल इन्फ्लेशन का। कांग्रेस शासन काल के अंदर 9%, 12%, 10%, 9%, 10%, 9.4% ये थी महंगाई दर। हमारे शासनकाल के अंदर ये 4% से भी कम हो चुकी है। देश के अंदर सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन। ये आंकड़े ओपन चैलेंज है सापरा साहब को और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को झूठ बोल रहे हैं। रोजगार की बात करी, आरबीआई की रिपोर्ट संडे गार्डियन ने पब्लिश करी, 3 जनवरी 2025 को 17 करोड़ नौकरियां क्रिएट हुई। स्टार्टअप्स की बात करी, देश के अंदर चाइना से ज्यादा स्टार्टअप्स का रेट ऑफ ग्रोथ है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। पीएमआई इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो भारत के अंदर है। तो मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमको फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था, हम टॉप 5 इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हर व्यक्ति ये कह रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये 1-2 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करा करते थे, 5 लाख करोड़ भी नहीं स्पेंड करते थे, हमने 11 लाख करोड़ स्पेंड किया। तो जब तथ्यों पे आएंगे तब ये वीक पड़ेंगे, तभी ये तीसरी बार लगातार
सत्ता में नहीं विपक्ष में बैठते हैं और चौथी बार भी विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि 2014 में भी वही बात करते थे, 25 में भी वो बात कर रहे हैं। एंटी नेशनल, एंटी ग्रोथ कांग्रेस को कभी देश नहीं स्वीकारेगा। ठीक है, 30 सेकंड का जवाब सापरा साहब, उसके बाद मैं चर्चा खोलूंगी। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, ये तो मानना होगा ना सर, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5। आइए देखिए, जो चौथी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं वो पर कैपिटा इनकम की बात कभी नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है। वो 2,10,000 ही पर कैपिटा इनकम होती है। अगर यूएस की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हजार डॉलर है वो। और दूसरी बात आपको बता दूं, आप कहते हैं कि नौकरियां मिल रही हैं, आप कहते हैं सब कुछ चंगा सी, महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हंगर इंडेक्स में हम 127 देशों में 105वें स्तर पर कैसे हैं? अच्छा। फिर ये भी बताइए कि हम 82-83 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं भाई? अगर आपकी सरकार इतनी चंगी तरह से चल रही है तो फिर ये इतना सारा ये व्यवस्था जो आप ही के किताब में लिखा है ना, आज किताब आई है, 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि अगर सब चंगा सी, जैसा कि अभी सापरा साहब ने कहा, तो प्रदीप सवाल ये है कि आखिरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों बुलाया है? अनुराग जी, अनुराग जी आ रही है, 30 सेकंड का जवाब लेकर आप ही के पास। हम लोग को क्यों बुलाया? पर कैपिटा इनकम की बात करी, पर कैपिटा इनकम 2 गुनी बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर, पहली बात नंबर। तो पर कैपिटा इनकम हमारे उसमें बढ़ी है। दूसरी बात इन्होंने करी कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओबामा हेल्थ केयर लेके आया था, जिसमें कह रहा था कि हर व्यक्ति को जो है हम फ्री में हेल्थ केयर इंश्योरेंस देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि अमेरिका गरीब देश बन गया? क्या कांग्रेस पार्टी का लॉजिक है? जी, कांग्रेस पार्टी के लॉजिक है देश को आईसीयू की अर्थव्यवस्था में छोड़े, इसीलिए इनको घबराहट है। ठीक है, चलिए।